आखिरी जो अपनी क्लास रही है कल वाली, कल अपन ने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब नॉर्मली सर कोई भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसें कैसे निकलती हैं, तो सर कैसे निकलती हैं अपन ने पढ़ा था कल। कैसे निकलती हैं? द प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे वो दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, और उस प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और उस इक्विलिब्रियम पे जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे होता है तो ना वहां तो कोई एक्सेस डिमांड होती है ना कोई एक्सेस सप्लाई होती है, दोनों बराबर है। तो कोई भी चीज एक्सेस में नहीं है। फिर मैंने कल बताया था एक्सेस डिमांड में नॉर्मली हमेशा क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। एक्सेस डिमांड अगर कभी भी क्रिएट हो रही है ना, सोचो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस नेचुरली बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि कौन कंपीट करेंगे? सोचो एक्सेस क्या है? डिमांड। तो बायर्स कंपीट करेंगे क्योंकि सब सामान है कम, बायर से ज्यादा, तो क्या कंपीट करेंगे? कंपीट करने मतलब खरीदने के लिए क्या करेंगे? प्राइस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। सही है, वही है। अरे इनकी मस्ती नहीं खत्म हो रही। हाँ भाई, उसके बाद नेक्स्ट 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 एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्या होता है सर? सप्लाई एक्सेस में है, मतलब सप्लाई कौन करता है? सेलर्स। तो सप्लाई अगर एक्सेस में, डिमांड उतनी नहीं है, कौन कम्पीट करेगा? बेचने वाले। बेचने के लिए क्या करेंगे? ताकि उनका सामान बिक जाए, कम करेंगे प्राइस। फिर अपन ने कई सिचुएशंस पढ़ी थी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई की कंडीशंस। कुछ 8-9 केसेस अपन ने बना लिए थे, वही उन्हीं में से पूछते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने जो कल पढ़ा था उसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसमें मिल गया तो। मतलब मेरे पास तो है ही है, मेरी बुक में तो है ही है। इसमें मैंने डाला हुआ है क्या, थ्योरी ऑफ मार्केट नाम का पीडीएफ? नहीं है, कोई बात नहीं। आप घर पे जब अपने अपनी मेरी जो बुक है ना क्वेश्चंस वाली, तो मैं आपको लिख देता हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो मार्केट के क्वेश्चंस जब आप खोलोगे तो मार्केट चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 250 क्वेश्चन है टोटल में, लेकिन पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ 79 क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट में कुछ 16 या 20 क्वेश्चंस हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना सेकंड पार्ट वाले, इनमें आपको 1 से लेके 10 11 तक ये जो क्वेश्चंस है ना ये इसी टॉपिक के हैं। तो आज आप देखना घर पे जाके कि कैसे ट्राई करना। ठीक है, ऑब्वियसली उनमें 2 से 3 अच्छे वाले हैं, हाई लेवल वाले, तो वो तो डिफिकल्टी आएगी आपको, तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ट्राई करना 1 से 11। ठीक है, ये कल वाले टॉपिक पे हैं 1 से 11। ठीक है, क्वेश्चन ना डायरेक्टली नहीं बोलता कई बार कि डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा है डिमांड चैप्टर में, सप्लाई भी पढ़ा है। अगर मैं कहूं कि भाई कश्मीर में फ्लड्स आ गई, उसकी वजह से राइस की जो प्रोडक्शन है वो खराब हो गई, अब आप इससे निकालो इंपैक्ट की क्या होगा? सप्लाई में कमी आ जाएगी। डिमांड में कुछ नहीं बोला तो सप्लाई डिक्रीज कर दो, ऐसी सिचुएशन बनाता है वो। कई बार बोलेगा कि कस्टमर हैज डेवलप्ड डिस्कवर्ड न्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कस्टमर ने क्या डिस्कवर कर लिए हैं? न्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इससे कंप्यूटर की डिमांड, अब ये अपने को थोड़ा लगाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? फोटो ले लो एक बार सामने, मतलब एक बच्चा ले लो, होमवर्क पे डाल देंगे ना ग्रुप पे, ये क्वेश्चन ट्राई करना। मैंने दूसरे बैच में तो बता दिए थे। एक जना ले लो आगे से यार, ये सिर्फ इसका हो गया, ले लिया? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सामने देखो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान दो, अब हम आ रहे हैं यूनिट नंबर 1 पे। ठीक है, मैंने कहा था 1 और 3 साथ में चलते हैं सब। देखो बेटा सामने देखो टॉपिक, बेटा बातें नहीं, सामने देखेंगे सब लोग। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हमें ये मार्केट चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। मार्केट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सर ये क्यों पढ़ना पड़ेगा? एक बात बताओ, सामने देखो सर, मार्केट किससे मिलके बनता है? दो पार्टियों से। बायर क्या करता है?
परचेज करता है, डिमांड करता है, सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है। सही है। हमने बायर की तो सारी बात कर ही ली थी, बायर के बारे में डिमांड चैप्टर पढ़ लिया, सेलर के बारे में सप्लाई भी पढ़ लिया अपन ने। लेकिन सर इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सेलर जब बेचता है तो उसे क्या मिलता है, सामान को बेचने से, आउटपुट को सेल करने से क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो इस रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। तो सुनिए बेटा, सबसे पहली चीज जो अपन पढ़ रहे हैं यह है टोटल रेवेन्यू। क्या होता है टोटल रेवेन्यू? इजीएस्ट लैंग्वेज में सुनो, क्या होता है टोटल रेवेन्यू? सारी क्वांटिटीज तुमने जो बनाई, मान लो तुमने 100 यूनिट बनाई, पूरे आउटपुट को बेच के कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा, कितना पैसा आपने को मिला, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट एक बात नहीं होती है, प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू वर्ड अलग होता है। हाँ, तो रेवेन्यू क्या होता है बेटा, जो आपको रिसीव हुआ। जैसे आप मान लो मेरे से ना, आप 50 बच्चे पढ़ रहे हो, ओके, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक की फीस है 6000, तो बताओ टोटल रेवेन्यू कितना मिला मुझे? 50 क्या है मेरी क्वांटिटी, आउटपुट, ठीक है, और ये क्या है प्राइस, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस करके कितना आया टोटल रेवेन्यू? 3 लाख। तो ये मेरा टोटल मिला है, मुझे ये पैसा मुझे मिला है, इट इज द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड। बट क्या ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं। इसमें से क्या माइनस होंगे सर? खर्चे, तब आएगा ना प्रॉफिट। समझ में आई मेरी बात? तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ड्यू टू द सेल ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है, बाय सेलिंग टोटल आउटपुट, इधर ही लिख दो, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, पीछे तो है ही जो भी है, मतलब इधर ही लिख दो ना, पीछे की तरह। सर मैं मेरी बात, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी प्रोड्यूसर है सर, उसने टोटल क्वांटिटी बेच दी, उससे टोटल पैसा कितना मिला, उसे क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और इसको निकाला कैसे जाता है? बड़ा आसान है सर, है ना, टोटल कितनी क्वांटिटी बेची इनटू प्राइस, सही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। क्लियर है क्या? सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड, TR इक्वल्स टू P इंटू Q, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता याद है, डिमांड में भी पढ़ा था, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में मैंने बताया था व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, तुम कंज्यूमर हो, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैं आइसक्रीम बेचता हूं, तो मैंने तुमको 5 आइसक्रीम बेची, तो तुमने खरीदी भी तो, सही सही है, तो मैंने तुमको 5 आइसक्रीम बेची, 20 रुपए की एक थी, तो मैंने टोटल रेवेन्यू कितना मिला मुझे? 100 रुपए। अच्छा, तो ये तो क्या है? प्राइस इंटू, एक मिनट, क्वांटिटी इंटू प्राइस, सही है। अच्छा, तो कस्टमर भी क्या बोलता है? वो टोटल एक्सपेंडिचर कहता है उसको, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो क्वांटिटी परचेज्ड इनटू प्राइस, सही है। मैंने अगर बेची 5 आइसक्रीम, तो तुमने खरीदी भी तो 5 आइसक्रीम, सही है, एक का प्राइस था 20, तो तुमने कितने खर्च किए? 100, मुझे मिले कितने? 100। तो तुम्हारे लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर के लिए, वो प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? समझ में आएगी मेरी बात? पक्का 100%? अच्छा, तो एक बात बताओ, तो चलो बाद में बताता हूँ, अभी मत बताओ, यहाँ समझ में आई सबको यहाँ तक बात? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म ड्यू टू सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। 1 लाख यूनिट तुमने बनाई, बेची, उसको बेच के जो भी तुम्हें मिला वो क्या कहलाता है? सारी यूनिट्स को बेच के जो मिला उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू, सही है। एक यूनिट से कितना मिला उसे क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज शब्द क्या होता है? पढ़ा हुआ है अपन सबने पहले, बहुत बारी पढ़ लिया अब तो। एवरेज मतलब एक यूनिट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, सही है, द पर यूनिट रेवेन्यू। या फिर एक और तरीका क्या सिखाया मैंने? एवरेज वर्ड को कहां लगा दो? रेवेन्यू के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू पर यूनिट। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड एक यूनिट से, पर यूनिट, सही है। सो रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। सही बात है। कई बार मेरे को ये सोच के तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरी क्लास में ज्यादातर बनिए ही होते हैं, है ना, बनिए, जैन, गोयल, गुप्ता, है ना, और भी अदर भी होते हैं, लेकिन क्या इनसे वो बिजनेस वाली वाइब्स आती है मेरे अंदर। कौन सी वाइब्स आती है? बिजनेस वाली। कौन कौन है भैया? अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन, गोयल, माहेश्वरी, हाथ खड़े करेंगे। ओके बेटा, बाकी सब मेहनत करेंगे, चलो
हाँ भाई ध्यान दो सब लोग। तो मतलब वो बिजनेस वाली वाइब्स आती है कि आप बहुत जल्दी पकड़ जाओगे कोई चीज के, इनके रगों में होता है, खून में होता है बिजनेस वाला डीएनए। समझ रहे हो मेरी बात? तो सुनिएगा सब लोग, पल्ले पड़ रही है ना, मतलब आपको रेवेन्यू रिसीव्ड एक यूनिट से, सही है सर। सारी बेच के कितना कमाया वो नहीं पूछ रहे, एक से कितना कमाया। आपने पांचों आइसक्रीम पांच ही बेची मान लो पूरे दिन में, सारी बेच के मिले 100 रुपए, सर एक से कितना मिला, एक आइसक्रीम से कितना मिला, उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू, राइट, इट इज कॉल्ड पर यूनिट रेवेन्यू। अच्छा 3 लाख रुपए मिले कितने बच्चों को पढ़ा के, कहां गया, 50 बच्चों को पढ़ा के, सर एक बच्चे से कितने मिले, 6,000 रुपए, बस। कैसे निकाला सर, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, सिंपल है। अरे भैया 3 लाख रुपए मिले टोटल, कितने बच्चे पढ़ाए, टोटल आउटपुट कितना था 50, तो सर एक बच्चे से कितना मिला 6,000 रुपए। ऐसी वो आइसक्रीम वाले के हिसाब से सोच लो, उसने 100 रुपए कमाए, लेकिन सर यूनिट तो 5 बेची, तो एक आइसक्रीम से कितना कमाया 20 रुपए। सही बात है क्या? अरे बोलो यस और नो, क्लियर है? ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू का सर फॉर्मूला क्या आ जाता है, बड़ा सिंपल है सर, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो किससे, टोटल आउटपुट से, तो क्या आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। सही है क्या? पक्का? आगे बढ़े। ओके, अब मेरी एक बात को सुनना, एक वर्ड है हमेशा याद रखना बेटा, कोई भूलना नहीं, AR इज इक्वल्स टू प्राइस, ऑलवेज। दुनिया इधर से उधर हो जाए कुछ भी, ये हमेशा क्या होते हैं, एक ही होते हैं। दीज आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल्स। सिक्का तो एक ही है ना, सिक्का तो एक ही होता है, उसी में दो तरफ बनी हुई होती है। तो वैसा यहां पर है सर, AR इज फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर बोलता है उसे AR, और कंज्यूमर क्या कहता है उसे, प्राइस। तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम की प्राइस कितनी थी, मार्केट प्राइस 20 रुपए, मेरे लिए एक आइसक्रीम से कमाई कितनी थी, दैट्स इट। So what is price? You call it price and seller calls it average revenue. It is one and the same thing. Clear है क्या? और चाहो तो मैं ऐसे मैथमेटिक्स का गेम खेल के निकाल भी सकता हूँ, सेम ही होते हैं। अरे सर क्या बात कर दी सर। P इंटू क्यू क्या कहता है, P इंटू क्वांटिटी परचेज क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर। और सर P इंटू क्वांटिटी सोल्ड क्या कहता है, सही है, मतलब क्या कर सकते हैं उसको, कहां गया रबड़, या मिटा, ये मिटता और नहीं है। देखो, अरे जब ये P इंटू क्यू होता है वो क्या बोलता है उसे, AR इंटू क्यू, तो क्यू क्यू तो कट गया ना, क्या बच गया, AR इज इक्वल्स टू प्राइस। सर एक ही बात होती है, समझ में आया? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा अब एक और बात याद रखना, यहां पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कई बार आ जाता है। AR को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं, और ये ऑलवेज है। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि इस मार्केट में बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ही बराबर होते हैं। ऑलवेज लिखने का मतलब ही यही है, ऑलवेज मतलब हमेशा बराबर होते हैं। अब सुनना, AR एक लाइन और लिखने जा रहा हूं, और एक भूलना नहीं पूरे चैप्टर में कहीं भी, AR प्लेज द रोल ऑफ डिमांड कर्व। AR किसका रोल प्ले करता है, डिमांड कर्व का रोल प्ले करता है। AR प्लेज द रोल ऑफ डिमांड कर्व, ठीक। अब आपको इसके पीछे एक रीजन बताता हूं, देखो सामने, सुनना, वैसे याद रखने वाली बात है लेकिन फिर भी रीजन पढ़ लो तो और अच्छा हो जाता है। देखो मैंने क्या कहा, AR प्लेज द रोल ऑफ डिमांड कर्व। कभी आपने सोचा, कोई भी अपन कर्व बनाते हैं, जैसे ये कर्व बनाया आपने ना, यहां पे लिखते हैं यूनिट्स, यहां पे लिखते हैं TU, और कर्व बना देते हैं। कैसा होता था TU, ऐसे बढ़ता है मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर गिरता है, TU है ना। फिर यहां पे लिखते थे यूनिट्स, और इधर लिखते थे MU, ऐसे गिरता जाता है, ऐसे गिरता जाता है, सही है। फिर हम डिमांड चैप्टर पढ़े थे, डिमांड में हमने पढ़ा, यहां पे लिखते हैं हम क्वांटिटी, इधर क्या लिखते हैं बेटा, और फिर क्या बना देते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। ऐसे कितने ही अनेकों एग्जांपल आप ले सकते हो। नीचे लिखते हैं अपन आउटपुट क्वांटिटी, इधर लिखते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट, और ये ऐसा कुछ बना देते हैं, सही है। आपने कभी देखा, हमेशा जो चीज y एक्सिस पे होती है वही कर्व का नाम भी वही होता है ना, वही तो होता है।
देखा कभी आपने? तो फिर जब हम इसको डिमांड कर्व बोलते हैं तो मतलब इसको और क्या कह सकते हैं हम? प्राइस कर्व भी बोल सकते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज राइट। तो आज आपको ये दो नाम और बताऊंगा डिमांड कर्व के। डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एआर कर्व, और एक नाम और नाम है उसका एंजल्स कर्व। क्या नाम है? एंजल्स। इंग्लिश वाला ई नहीं, ए नहीं, ई वाला। तो बेटा ये लिख लो, इन तीनों नामों में से कोई ना कोई आपको पूछ सकता है। एंजल्स कर्व वाला क्वेश्चन कई बार ही आया हुआ है। तो डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एंजल्स कर्व। लिख लो सब लोग, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड is जगह is called angels, ENGELS, angels curve। तो भूलना नहीं बेटा, मैंने बता दिया है आपको, नंबर कटना नहीं चाहिए। सो डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एंजल्स कर्व। ठीक है भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या होता है सर? एक यूनिट एक्स्ट्रा बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। भाई रोज तुम 5 आइसक्रीम बेचते हो ना, तुम 5 आइसक्रीम बेचते हो और रोज कितना कमाते हो? मान लेते हैं 100 रुपए। ओके भाई, ठीक है, रोज 5 आइसक्रीम बेच के 100 रुपए कमाते हो। आज आपने वन मोर यूनिट बेच दी, मतलब 6 बेच दी। तो सर एक और एक्स्ट्रा बेच के मान लेते हैं आपने कमाए लेट से 130 रुपए। तो और इसका मतलब ये वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट से कितने कमाए? ठीक है, तो उसी के एडिशनल, उसी को क्या क्या बोलते हैं अपन? एडिशनल रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? वन मोर यूनिट बेच के कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपने अर्न किया, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। और एक ऐसी डेफिनेशन जो कोई किताबों में नहीं है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट की मैंने बताई थी, याद है वो डेफिनेशन? क्या थी मार्जिनल कॉस्ट की? आ रही है हल्की सी आवाज तो आ रही है। The cost of the last unit is called marginal cost. ऐसी the revenue of the last unit is called। एक बात बताओ, तुम मान लो 5 पेन बेचते थे रोज, आज एक एक्स्ट्रा बेचा छठा वाला। 5 बेच के तो 100 मिलता ही था, आज 130 मिले। तो क्यों मिले? सर आज एक एक्स्ट्रा पेन बेचा, तो जो लास्ट के 30 मिले वो किस कारण मिले? लास्ट वाले पेन से। तो लास्ट वाला पेन मतलब छठा वाला पेन। तो रेवेन्यू ऑफ द लास्ट यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। कोई कहीं आ सकता है क्वेश्चन में, तो याद रखना ये लाइन भी लिख लो, क्योंकि मिलेगी तो नहीं कहीं। द रेवेन्यू ऑफ द लास्ट यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब तो बहुत बार मार्जिनल वर्ड का मतलब पढ़ चुके हैं। क्या होता है मार्जिनल वर्ड? एडिशन, चेंज आना टोटल में। सर रोज आप 100 रुपए कमाते थे, टोटल रेवेन्यू 100 रुपए था, आज आपने 130 कमाया, तो सर कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में? कितना आया बताओ? सर कितने का चेंज आया? 30 रुपए एक्स्ट्रा हुए। सर क्यों हुए? सर आज एक यूनिट भी तो एक्स्ट्रा बेची ना, तो 5 + 1, तो वो जो एक छठी यूनिट आपने बेची 6th वन, उसकी वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू हुआ उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। लास्ट यूनिट के रेवेन्यू को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। सर मैं मेरी बात पक्का, रोज 5 आइसक्रीम बेचते थे, 100 रुपए कमाते थे, आज 6 बेची, वन मोर यूनिट बेची, तो टोटल कमाए 130। तो सर वो एक्स्ट्रा 30 उसी की वजह से तो कमाए, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं सर? बड़ा सिंपल है, वही अपने फॉर्मूला है दो इसके। एक चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। सही है? फॉर्म डेफिनेशन याद रखना, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल्स ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। सही बात है। एक और डेफिनेशन क्या हो गया सर? इट इज द चेंज इन टीआर ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। सही है? फॉर्मूला है ये, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला एक और होता है लेकिन कभी यूज करना नहीं है। कौन सा? एमआर ऑफ एन इक्वल्स टू टीआर ऑफ एन माइनस टीआर ऑफ एन माइनस 1। बट इसको कभी यूज नहीं करना है, यूज ऑलवेज दिस। ओके आगे बढ़े। ओके सर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब सुनना मेरी बात को, इससे आगे बढ़े उससे पहले एक टेबल समझते हैं। टेबल टेबल टेबल, दो केस समझा रहा हूं, सामने देखो। केस नंबर 1 देखो,
असली में जब मैं आपको मार्केट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो लगभग कुछ दो ऐसे मार्केट आएंगे, दो टाइप्स की मार्केट है। एक में प्राइस रहती है कांस्टेंट और एक में प्राइस चेंज होती है। अच्छा, एक बात जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्राइस कैसे कांस्टेंट रहती है। अब अगर आप कभी डी मार्ट पे, नेशनल सुपरमार्केट, और ये क्या होता है वो नेशनल हैंडलूम है ना, डी मार्ट, इनमें अगर अपन कभी जाते हैं, मान लो एक बिस्किट है 10 रुपए का, एक बिस्किट है 10 रुपए का, दो खरीदोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, बस। तो पर यूनिट प्राइस तो सेम ही रही ना, 10 रुपए का एक है, तीन खरीदो तो 30 रुपए दोगे, सही बात है। ये तो टोटल है ना, टोटल अमाउंट है, बट लेकिन एक बिस्किट का प्राइस तो 10 ही रुपए है ना, 10 10 10, चार खरीदोगे तो तब भी 10 ही रहेगी सर, 40 रुपए दे देना। पांच खरीदोगे तो तब भी 10 रुपए ही है, 50 दे देना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो कई बार प्राइस कांस्टेंट भी होती है कई मार्केट्स में। अच्छा, कई मार्केट्स में अपन जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा अगर बेचने पे प्राइस कम भी कर दी जाती है। अगर आप ज़्यादा बेच रहे हो, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा, अपने कंज्यूमर को ज़्यादा बेचा, तो कम प्राइस भी हो जाती है ना। जैसे मान लो अगर आपको लगता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, बोला सर वहाँ थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, औकात तो नीचे बस, समझ रहे हो। अभी हमारे चाचा हैं गाँव में, तो उन्होंने 5 फॉर्च्यूनर खरीदी, उनका उसका काम है वो प्रॉपर्टी वगैरह का, तो शोशा चलता है उसके अंदर, काफ़ी गाँव वगैरह में थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो अब सुनना, अपन को लगता था बोले यार टोयोटा यार ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है सर, ये थोड़ा ना कम करते होंगे। अब भाई एक नॉर्मली आदमी खरीदे, एक एक अपन खरीदने जाते हैं नॉर्मली अपन जयपुर में, तो मान लेते हैं 60 लाख रुपए की आती है ना। अब एक खरीदी तो 60 लाख की, सुनना मेरी बात को ना, प्राइस कितनी है 60 लाख। अगर एक क्वांटिटी खरीदेंगे तो, अगर एक खरीदेंगे, लेकिन अगर बेटा 5 खरीदोगे ना तो उसने प्राइस कर दी 52 लाख। अब आ गई बात समझ में। तो ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को उसने गिरा दिया। क्या ऐसा होता ही नहीं होता है, बहुत बारी होता होगा, आपने आसपास देखो। कई बार ज्यादा बेचने के लिए जो सेलर है वो प्राइस को क्या कर देता है, कम कर देता है, इन ऑर्डर टू सेल मोर क्वांटिटी। सही है, अरे क्वांटिटी को ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ऐसा भी तो होता है। तो दो प्रकार के मार्केट्स बताऊंगा, दो केस बता रहा हूं अभी। एक में प्राइस रखूंगा कांस्टेंट, एक में मैं प्राइस को गिराऊंगा, ठीक है। अरे क्योंकि ऐसे ही होता है ना जीवन में, कई चीजों में प्राइस कांस्टेंट है, कई चीजों में प्राइस कम भी हो जाती है, ज्यादा खरीदोगे तो प्राइस गिर जाती है। अरे नहीं गिरती क्या, कभी खरीदा नहीं क्या आपने। 5 साबुन खरीदोगे तो सस्ता पड़ता है, एक साबुन खरीदो आप महंगा आता है, 5 का पैकेट खरीदोगे सस्ता आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पियर्स करना साबुन है, एक साबुन खरीदोगे तो 50 रुपए का है, सही है। अगर आपने 4 साबुन खरीदे, 5 साबुन है ना, 5 साबुन खरीदे तो 200 रुपए में आ रहा है। अब निकालो पर यूनिट कितना आया, समझ रहे हो मेरी बात। 40 आ गया क्या, ज्यादा कर दी क्या मैंने, कोई बात नहीं, ऐसे भाव में भेजाता हूं मैं कई बार। 240, हाँ अब कितना आ रहा है अभी भी, लेकिन देख लो आप 48 ना, सस्ता लगा ना। तो सर कई बार करता है प्रोड्यूसर, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को गिराते हैं। अरे आया ना, तुम्हारे सामने रियल है ना एग्जाम्पल, को झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। 10 खरीदो और कम हो जाएगी अभी फॉर्च्यूनर। इंडियन आर्मी खरीदती है 40 लाख रुपए में, कितने कम हो गए, 20 लाख। अब आगे बात समझ में। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स, वो क्वांटिटी भी तो कितनी खरीद रही है, 10,000, बल्क ऑर्डर जा रहे हैं ना, तो ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिरा दी जाती है। अरे आगे की बात समझ में, पक्का, ठीक है। स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदो, कोई उसके अंदर 4x4 गियर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, 4x4 फीचर्स नहीं आते, लेकिन इंडियन आर्मी वाले के लिए तो लगा रहा है ना, वो जो बोलेगा लगाएगा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के ऑर्डर दे रहा है वो, तो जो बोलता है वो लगाते हैं। बस वही वाली बात है जी, क्वांटिटी के हिसाब से तो दोनों होते हैं ना। तो आप देखो सामने देखो, फटाफट 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 फटाफट। तो एक में मैं प्राइस को कांस्टेंट रखूंगा, एक में घटाऊंगा, ठीक है। जब हम मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कुछ मार्केट्स में प्राइस कांस्टेंट रहती है, उस मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, और बाकी मार्केट्स में प्राइस डिक्रीज होती है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं असली में, देखो मोटा मोटी दो टाइप के। एक में मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज, सुनना बेटा, एक में प्राइस जब कांस्टेंट होती है। तो देखो जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो टीआर, एआर और एमआर के डायग्राम कैसे बनते हैं, ये है टॉपिक। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जब मैं मार्केट जब पढ़ाऊंगा, जिस मार्केट में ऐसा हो रहा होगा प्राइस कांस्टेंट होगी, तो वहां डायग्राम ऐसे बनेंगे, और तब मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि, ठीक है। तो सुनना बेटा, प्राइस जब कांस्टेंट होती है, एक टेबल बनाता हूं तुम्हारे सामने, प्राइस क्वांटिटी पी इंटू क्यू करके क्या आता है, प्राइस है, आउटपुट है,
टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टीआर के बाद एमआर ले लो, एमआर के बाद एआर ले लो। लो सामने देखो, जो लेना है वो ले लो, बस पढ़ाई करो बेटा। टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, समोसा ले लो, बस पढ़ाई करो। हाँ यार तुम भी, हाँ भाई इधर देखो, सुनना तो क्या क्या करवाती है यार क्लास। देखो सोचो, अब तुम मान लो एक बिस्किट का पैकेट खरीदोगे तो भी 10 रुपए का है, 2 खरीदोगे तो भी 10, 3 खरीदोगे तो भी 10, 4 खरीदोगे तो भी 10, 10, 10, 10, 10। निकालो टोटल रेवेन्यू बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमने एक बेचा तो 10 रुपए कमाओगे, 2 बेचे तो 3 बेचे तो 4 बेचे तो 40, 50, 60, 70। बस बस बस, हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई होती है, मैंने हमेशा छोड़ता हूं, क्यों? टू अज्यूम जीरो। सिर्फ एक चैप्टर में जीरो अज्यूम नहीं करना, हमेशा याद रखना। उस चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे इंडिफरेंस कर्व जैसे टॉपिक होते हैं जहां बोला जाता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेवर अज्यूम जीरो। उसके अलावा सब चीजों में आप जीरो अज्यूम कर लो। हाँ भाई इधर इधर इधर, तो एक लाइन छोड़ी हुई है ना मैंने, तो ये लो भाई जीरो अज्यूम कर लो ना, जीरो, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा? अरे जीरो के सामने एमआर आता है कभी? कितना आएगा अब? तो 1 के सामने आता है सर। देखो एक कितना चेंज आया टीआर में? 10, फिर चेंज इन क्वांटिटी 1, 10/1 इज 10। कितना चेंज आया यूनिट में? 1, 10/1 इज 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। सही है। एआर, एआर कैसे निकलता है बेटा? सर एक यूनिट से कितना कमाया? टीआर अपॉन, अच्छा एआर और एमआर एक ही फॉर एक, दोनों किससे निकलते हैं? टीआर से ही तो निकलते हैं। सही है, से बात देख लो, एक ही तो है फॉर्मूला, बस इसके आगे क्या लगा दो? डेल्टा डेल्टा, तो निकलते हुए उसी से रहे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बोथ एमआर एंड एआर आर डिराइव्ड फ्रॉम टीआर, ट्रू और फॉल्स? एमआर का फॉर्मूला क्या होता है यार? चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला तो वही है ना, टीआर अपॉन चेंज ही तो लग रहा है। हाँ भाई इधर 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 इधर, एआर एक बात बताओ, 40 रुपए कमाए 4 यूनिट बेच के, तो एक से कितना कमाया? 50 रुपए कमाए 5 यूनिट बेच के, एक से कितना कमाया? 10। 30 रुपए कमाए 3 यूनिट बेच के, 30/3। इस टेबल को अच्छे से घूरो, ताड़ो, देखो क्या करो, क्या लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है? बस यही लग रहा है। एआर और प्राइस तो ऑलवेज ही हमेशा सेम होते हैं। इस बार बात क्या थी? मेन हमको जो ध्यान देना था, कभी भूलना नहीं जीवन में, जब प्राइस होती है कांस्टेंट तो आपने क्या कंक्लूजन देखा? कि एआर किसके बराबर होता है? और मतलब एआर और प्राइस तो ऑलवेज ही क्या होता है? अरे वो तो ऑलवेज ही इक्वल होता है। आया कि समझ में? पक्का? और प्राइस को ही एआर बोलते हैं और एआर को ही डिमांड कर्व भी तो बोलते हैं लाला। क्या बोलते हैं? भूलना नहीं, ये चारों एक ही होते हैं। अब आप सुनो, तो इसका सबका कर्व भी कैसा बनेगा? सेम, सारे एक ही होते हैं। अच्छा लो बना के देख लो, किसका बना दूं? एक का बना दूं? कोई भी, सारे 10-10 ही तो हैं। तो ये लो भाई एआर का बनाते हैं। चलो नीचे लेंगे यूनिट्स, आउटपुट, इधर लेंगे एआर, सारी बना रहा हूं ना, एआर, एमआर, और क्या था? प्राइस, डिमांड कर्व, सब। ठीक है, अब देखो इधर क्या लोगे आप? 5, 10, 15 यूनिट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ भाई इधर देखो, तो पहली यूनिट पे कितना कमाया? 10 रुपए। देखो अरे पहली यूनिट पे एआर कितना था? 10। दूसरी यूनिट पे भी 10, तीसरी पे भी 10, सब पे 10 ही तो था। तो सर पहली पे 10, दूसरी पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10, 5 पे 10, 6 पे 10, 7 पे 10। तो सर ये कैसा बनने वाला है? तो सर ये कौन सा कर्व है? एआर। यही क्या होता है? एमआर। यही क्या होता है? प्राइस। यही क्या होता है? एक मार्केट में ऐसा जहां प्राइस कांस्टेंट रहने वाली है, तो समझ जाओ उस मार्केट के आपने ये सब समझ लिए। एक मार्केट में ऐसा होता है और उस मार्केट का नाम क्या है? परफेक्ट। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको परफेक्ट कंपटीशन, तो बेटा भूलना मत, क्योंकि मैं याद नहीं दिलाऊंगा। वहां पे डिमांड कर्व ये सब कैसे बनते हैं? ऐसे। ये टॉपिक एक्चुअली यहां होना चाहिए, नोट्स में नहीं होता, बुक में भी नहीं होता। ऐसा किस मार्केट में होने वाला है? ठीक है, तो वहां टाइम बचना चाहिए अपना। अच्छा एक डायग्राम नहीं बनाया सर आपने?
टी आर, करेक्ट। तो टी आर है क्या दम तुम में बताने का कि बिना बनाए कैसे बनने वाला है? देखो यूनिट और टी आर, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है? देखो यूनिट बढ़ रही है, टी आर भी बढ़ रहा है ना? अरे आउटपुट भी बढ़ रहा है, टी आर भी बढ़ रहा है, तो पहली बात तो कैसा बनेगा? अच्छा डिजाइन बता सकते हो कैसा बनेगा? डिफरेंस क्या है? बराबर बराबर, तो कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगा। ठीक है, विश्वास नहीं हो तो घर पे जाके बना लेना बेटा, टाइम नहीं है बस, लेकिन यही है। तो घर पे जाके बना लेना, खुद देख लो भाई। एक यूनिट पे 10 रुपए कमाए, 2 यूनिट पे 20 रुपए कमाए, 3 यूनिट पे 30 रुपए कमाए, 4 यूनिट पे 40 रुपए कमाए। अरे इनको जोड़ोगे कैसा बनेगा भाई ये? 1 2 3 4 10। आता है क्या तुमको ये गाना? आता है? सुना है? तुम्हारे पापा से पूछना, बहुत बढ़िया गाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुना है? नहीं सुना? माधुरी दीक्षित थी फेवरेट, तुम्हारे पापा की भी होगी, सभी की फेवरेट थी वो उस जमाने में। मतलब भाई साहब हर एक्टर का क्रश उस पे, और मतलब जनता का तो ऑब्वियसली होना ही होना है। इधर देखो, अरे 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 क्या बना दिया क्या लिख दिया? और अच्छा वो तो ओ था, अरे मेरे को लगा डी लिख दिया मैंने। कैसा बनता है टी आर? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन। बेटा भूलना नहीं, जब मैं आपको ये अब जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन बढ़ाऊंगा तो ये डायग्राम्स नहीं बताऊंगा मैं, क्लियर है क्या? क्योंकि मैं यहां बताता हूं सही जगह पे। ठीक है, अब सुनो भाई, जैसा मैंने अभी आपको ये केस दिखाया, अब मैं आपको किसका केस दिखा रहा हूं? सर प्राइस गिरता भी तो है, कई मार्केट्स में प्राइस गिरता भी है, कई बार ज्यादा बेचने के लिए प्रोड्यूसर कम प्राइस भी करता है, लोअर करता है, डिक्रीज करता है ना? जैसे यहाँ पे नहीं कर रहा, देखो आप, ज्यादा बेचने के लिए वो प्राइस नहीं गिरा रहा है, ऐसा भी होता है, और कई बार दूसरे साइड टाइप का भी होता है। तो तब कैसे बनेंगे डायग्राम? लो देखो बनाओ, क्या चेंज करेंगे? केस नंबर 2, ये पेज पे आराम से लिख के अपने नोट्स में चिपका लेना। हाँ भाई क्या है? व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, मतलब सर, मतलब टू सेल मोर द प्राइस इज रिड्यूस्ड। अरे ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को गिराया जाता है, सही है? टू सेल मोर प्राइस इज रिड्यूस्ड, ओके। चलो अब एक ऐसा केस भी बनाते हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ मार्केट्स हैं जहां पे ऐसा होने वाला है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो भाई, प्राइस के बाद क्वांटिटी, आउटपुट के बाद इसकी थोड़ी टेबल लंबी जाएगी, टी आर, पी इंटू क्यू करके क्या आता है बताओ? टी आर आ जाता है। फिर चेंज इन टी आर करके क्या आ जाता है? एम आर के बाद ए आर। ए आर क्या होती है? वो तो पता ही है अपने को। चलो अब सुनना बेटा, देखो 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 डाम सामने देखो। अब ज्यादा बेचने के लिए हम प्राइस को क्या करने वाले हैं? तो टू सेल मोर क्वांटिटीज, प्राइस को हम गिराएंगे, सही है? प्राइस गिराएंगे टू सेल मोर, तो ऑब्वियसली देखते हैं, देखो कर्व कैसा बनने वाले हैं, इसका मतलब डाउनवर्ड। देखो देखो कोई बात नहीं, इधर देखो, 1 प्राइस ले रहे हैं अपन, क्वांटिटी लिखते हैं पहले, तो आउटपुट को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस 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 समझो। उसके बाद प्राइस में देखो, ज्यादा बेचने के लिए गिराएंगे, है ना? अगर कोई कस्टमर 1 किलो खरीदने आ रहा है तो सर 10 रुपए पे बेचूंगा, लेकिन अगर 2 किलो खरीद रहा है, मान लो कस्टमर बोले बोले भैया हम 2 किलो खरीद लेगा, तो बोला ठीक है भैया हम 9.5 लगा देगा, ठीक है? तो 10 के बाद 9.5। अगर कोई 3 किलो खरीद रहा है तो 9 लगा दूंगा, सही है? कोई 4 किलो खरीद रहा है 8.5 कर दूंगा, कोई 5 खरीद रहा है 8 कर दूंगा, कोई 6 खरीद रहा है 7.5 कर दूंगा। उसके बाद कोई 7 किलो खरीद रहा है तो यार ऑब्वियसली सस्ता कर दूंगा, कितना? 7, 6.5, 6,
5.5, 5, 4.5, बस। अब देखो टीआर निकालते हैं। अगर 1 किलो बेचोगे तो बताओ कितना कमाओगे? 2 किलो बेचा तो 3 किलो बेचा तो 4 किलो बेचा तो 32, 32 और 4, 34, 40, 6, 7, 42, 30, 45। ध्यान रखना वो ना हो जाए तुमको करण जोहर वाली बीमारी। हाँ भाई इधर देखो, अरे अरे इधर देखो। तो टीआर से क्या निकालेंगे? एमआर। एमआर कैसे आता है सर? सिंपल है, चेंज इन टीआर अपॉन, तो 1 के ऊपर अज्यूम कर लो ना क्वांटिटी में 0 है ना। 0 बेचोगे तो टीआर कितना आएगा? डैश ही आएगा। हाँ भाई इधर बताओ तो कितना चेंज आया? 0 के सामने तो कुछ नहीं आता, 1 के सामने आता है ना। चेंज इन टीआर 10, चेंज इन यूनिट्स 1, 10 अपॉन 1 इज चेंज इन टीआर 9, चेंज इन यूनिट्स 1, 9, और ये कितना हो गया? 9। चेंज इन टीआर 8, तो सर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। तो ये क्या होता है? एमआर। ठीक है। अच्छा एआर क्या होता है? अरे एआर तो प्राइस ही होता है। अब क्यों टाइम वेस्ट करना? 10, 9:30, 9:30 के बाद 9, 8:30। अरे पागल हो गया, पहले 8 आता है। हाँ भाई अब आप यहां पे देखो, जैसा आपने पिछली बार देखा था एआर और एमआर को, फिर से इसको देखो ढंग से, घूरो ढंग से, क्या निकल के आया कंक्लूजन? क्या यहां पे बराबर है? क्या यहां पे है? क्या बराबर नहीं? यहां पे कौन बड़ा है? चालू दोनों एक ही पॉइंट से हैं। पहली बात, क्या कंक्लूजन निकाला तुमने? अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, देखो सर चालू तो 10 से ही हो रहे हैं ना दोनों। अरे चालू दोनों 10 से हो रहे हैं। पहली यूनिट पे कितना है? दोनों 10 है। मान लो यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है हो गए। तो चालू दोनों वही हो रहे हैं, लेकिन कौन तेजी से कर रहा है? देखो दोनों गिर रहे हैं। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दोनों गिर रहे हैं। देख लो दोनों गिर रहे हैं, वो भी गिर रहा है वो भी गिर रहा है। बट विच कर्व फॉल्स फास्टर? और वो तो 0 भी होता है। और तो सर देखो एआर लेकिन क्या है? 0 नहीं होता, क्योंकि एआर क्या होता है? प्राइस। कभी प्राइस 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सर एआर नेवर टचेस एक्स एक्सिस, बट एमआर क्या होता है सर? 0 भी होता है। और तो वो 11वीं यूनिट पे क्या हो गया देखो आप? नेगेटिव भी। तो ये होता है एमआर, ये होता है एआर। बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स, बट विच कर्व फॉल्स फास्टर? एमआर। एंड एमआर कैन बी पॉजिटिव, एमआर कैन बी 0, एमआर कैन बी। सही बात है, पक्का डायग्राम समझ में आ गया? पिछले वाले में क्या था? एआर ही क्या था? बराबर थे दोनों, सीधा बन गया था वो। लेकिन यहां पे नहीं होता सर, याद रखना। एआर इज ग्रेटर देन, एआर की वैल्यू हाई है, चेक कर लो आप। अरे एआर हाई है तो याद रखना, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो एआर और एमआर बराबर होते हैं। लेकिन जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है तो एआर क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? समझ में आ गया? और एआर ही क्या होता है? प्राइस ही क्या होता है? वो नहीं भूलना, सही है, एक ही बात होती है सब। ओके, कोई दिक्कत? यहां पे नीचे क्या लिखते हैं? यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और ऊपर क्या लिखते हैं? इतने सारे डायग्राम थे ना। अरे पागल हो क्या? कॉस्ट एंड रेवेन्यू। नहीं नहीं कॉस्ट नहीं, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू। बहुत सारे हैं रेवेन्यू। ठीक है, हो गया। अब मैं बनाऊंगा एक कर्व, कौन सा रह गया? टीआर। सर यहां पे टीआर बताओ कैसा बनेगा? अगर आप दिमाग लगाओ, यूनिट्स को देखो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है टीआर बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड कम होते जा रही है। पहले 10 का गैप, फिर 9 का गैप, 8 का गैप, फिर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक टाइम आया जब वो कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पे। हाईएस्ट कितना गया? 55 के बाद क्या होने लग गया? सर ये पहले बढ़ता है धीरे धीरे, फिर मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर गिरता है। तो ये कैसा हो गया? इनवर्स यू शेप्ड। कैसा बनता है? जैसे टीयू बनता था ना, टीयू एज इट इज वैसा ही। और ये जैसे एमयू बनता था वैसे ही एमआर होता है। देख लो, एमयू तो नेगेटिव भी जाता था ना, वैसे ये भी जा रहा है। तो टीयू कैसा बनता है? बिल्कुल वैसा ही, टीयू जैसा। बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से कहां पहुंच जाता है?
55 दो बार है ना, 55 55, उसके बाद तो ऐसा कुछ होता है आपका टी आर। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस बना के देख लो, यही आएगा यार। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पे। तो 10वीं कौन सी यूनिट पे था ये? 55। 10वें पे भी 55 था, 11वें पे भी 55 था, और 12वें पे क्या होने लग गया? गिरने लग गया। तो ये कैसा होता है सर? इनवर्स यू शेप्ड। तो भूलना नहीं बेटा, एक क्वेश्चन आते हैं सब इनवर्स यू शेप्ड। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये सब मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद ये हो गया टॉपिक खत्म। तो जब मैं ये मार्केट्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो किसी मार्केट में अगर प्राइस कांस्टेंट है, एक मार्केट में कांस्टेंट होगी, तो वहां समझ जाना वो कर्व्स वैसे बनेंगे, और जिस मार्केट में प्राइस गिरेगी वहां कर्व्स ऐसे बनेंगे। अब आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। नोट्स में भी है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा वहां रहा हूं। ये रहा टॉपिक, ये यहीं से पढ़ा देता हूं। लो यार तुम भी, क्या नाम है टॉपिक का? सामने देखो, देखो द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप, मतलब हाउ आर AR, MR एंड इलास्टिसिटी रिलेटेड टू ईच अदर। AR, MR और इलास्टिसिटी में क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन आया। हाउ आर दीज थ्री थिंग्स रिलेटेड? तो सर ये कैसे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सुनना, अजीब सा आंसर दूंगा आपको, पहली बार अजीब लगेगा, लेकिन आंसर वही है। तो सुनना, ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, किसके थ्रू? एक फॉर्मूला के थ्रू। किसके थ्रू? अजीब सा है आंसर, बट लेकिन सही यही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? बड़ा आसान है, MR इज इक्वल्स टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। तो ये माइनस था, बावड़ी पूछना है, ठीक कर लेना इसको, ऐसा कर लो, वैसे ही आसान। AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, रिश्तेदारी में है, किसके थ्रू? इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो सुनना कैसे सर रिश्तेदार है, कैसे हैं? अब आपको बताता हूं, सामने देखो क्या बोला मैंने। तो सर AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीनों जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू? एक फॉर्मूला से, जो क्या है? MR इक्वल्स टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E के थ्रू। सही है कि नहीं है बेटा? है ना? अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, केस बना रहा हूं 3, एक बार मान रहा हूं। सपोज द AR या प्राइस ऑफ अ पेन, पेन का प्राइस है 10 रुपीज, इज ₹10, 10 रुपए प्राइस है, ठीक है, 10 मान के चल रहे हैं। अब सुनो, प्राइस है 10। अब आपको मैं कह रहा हूं इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, तो बताओ MR क्या होगा? बताओ, फॉर्मूला लगाओ। तो सर MR इक्वल्स टू AR क्या है बेटा? 10 इंटू E क्या है? 1 माइनस 1, फॉर्मूले वाला 1 डिवाइडेड बाय 1। तो सॉल्व करेंगे बेटा, 10 इंटू 1 माइनस 1 क्या होता है? 0.1 क्या होता है? 0। और फिर क्या होगा? 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा? तो क्या सीखे आज कि अगर इलास्टिसिटी 1 होती है तो MR क्या होता है? और यहां पे एक जगह छोड़ेंगे, हम बताएंगे बाद में कि TR भी क्या होता है, वो तो एक और रिलेशन निकाल लेंगे बाद में। ये बात समझ गए? जब इलास्टिसिटी 1 तो MR क्या आता है? सर अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती तो? लो, तो इफ द इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, लेट्स से अपन ले लेते हैं 2 ले ले, 1 से ज्यादा ही होता है ना, ले लो। तो बताओ MR क्या आएगा? MR इक्वल्स टू 10 इंटू E माइनस 1, E क्या है? 2 माइनस 1 अपॉन E। तो सॉल्व करेंगे बेटा, 10 इंटू 1/2 कितना हो गया? 5। क्या सीखा? पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो क्या सीखे आज कि अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू कमाती है कंपनी। मार्जिनल रेवेन्यू इज, मतलब जुड़े हुए तो हैं, देख लो, है ना रिलेटेड, है ना रिलेशन। और सुनो तीसरा वाला,
अगर सर इलास्टिसिटी क्या हो, मान लो मार्केट ऐसा है, मार्केट तो कैसा भी हो सकता है, अपन ने पढ़ा है डिमांड चैप्टर का था ना, इलास्टिसिटी आ गया, रिलेशन कैसे नहीं है। अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है, जो कि मोनोपोली में होती है 1 से कम होती है, लेस देन 1, तो अगर ऐसा है सर तो मान लेते हैं इलास्टिसिटी 0.5, 1 से कम है ना। अब देखते हैं कितना आएगा। तो एम आर इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये कितना आने वाला है बेटा, 10 इंटू सर माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 10। तो क्या सीखे कि अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एम आर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो है ना रिश्तेदारी। तो इन तीनों जो आउटकम आपने निकाले जरा इनको लिख दो एक बार के लिए ढंग से। तो इनको अगर आप लिख दोगे बेटा तो सुनिएगा, अगर इलास्टिसिटी है 1, एम आर क्या होता है, और जहां एम आर 0 होता है वहां टी आर मैक्सिमम होता है। क्या होता है बोलो सर, ये कैसे बताया, अरे अभी बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो एम आर क्या आया था बेटा, पॉजिटिव, एम आर विल बी पॉजिटिव, और एम आर जब पॉजिटिव होता है तो टी आर क्या करता है, राइज करता है। अभी दिखाऊंगा। अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है तो एम आर क्या होता है बेटा, नेगेटिव, और एम आर नेगेटिव है तो टी आर क्या करेगा, फॉल। डायग्राम बना दो, ये लो अपने आप जवाब देगा अपना डायग्राम। किसी को याद है, एक बार मैंने आपको पढ़ाया था पॉइंट इलास्टिसिटी, वहां पे डिमांड कर्व कैसा बनता था, कैसा बनता था, लीनियर। कैसा बनता था, चार ही मिनट बचे हैं यार, एक टॉपिक कम हुआ है जो मैं सोच के आया था। सुनना, तो याद है मिड पॉइंट पे क्या होती थी इलास्टिसिटी, याद आया, टॉप पे याद है, खैर हमको सारे पॉइंटों की जरूरत नहीं है, 3 चाहिए अपने को, तो 1 से ज्यादा, अरे मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं डिराइव करके यार। और क्या होता है, सही है। अब ये जो कर्व होता है, ये कौन सा कर्व है, हरा वाला, डिमांड कर्व। अरे डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं, एआर कर्व। तो एक बेसिकली क्या है, डिमांड कर्व बोल लो या एआर कर्व बोल लो। अब मेरी बात को सुनना, अब मैं डिराइव कर रहूंगा इससे एम आर। अभी तुमने पढ़ ही लिया कि इलास्टिसिटी और एआर अगर हो तो एम आर निकाल लेते हैं अपन, अभी निकाला था ना तुमने, एम आर इक्वल्स टू ई ए आर इंटू ई माइनस, अभी निकाला ना तुमने, तो अभी एम आर निकालते हैं जरा। हाँ भाई एम आर बताओ, अभी तुमने ही तो बोला कि अगर इलास्टिसिटी है 1 तो एम आर क्या होगा, 0, तो एम आर क्या होगा, अभी तुम्हारे ऊपर है ना, एम आर टी आर नहीं बोल रहा हूं, ये रहा, ये बताओ, अगर इलास्टिसिटी है 1 तो एम आर क्या होगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, कहां पे टच करेगा, एक्सेस पे, तो एक ऐसे डैश 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 करके ऐसे ही ये पॉइंट लगा दिया, एम आर क्या होगा, 0। एम आर बना रहा हूं, ठीक है, फिर एम आर से टी आर निकालूंगा। अगर इलास्टिसिटी है 1 से ज्यादा तो एम आर क्या होगा, पॉजिटिव, तो मतलब इससे ऊपर ही ऊपर रहता है ना, अरे हाँ ना तो बोल दो। अच्छा अगर इलास्टिसिटी है 1 से कम तो एम आर क्या होता है, सही है क्या, दीदी अभी वहीं रख लेना, एक बार वहीं रख लो। हाँ भाई इधर देखो, देखो इधर, तो ये बात जो अपन ने अभी पढ़ी, ओ ओ ओ ओ वो लग नहीं रही तो इसको पहले इधर से पास ऑन करेंगे ना, ठीक है। हाँ भाई इधर देखो, ये क्या है, आपको अगर निकालना नहीं आए तो याद डायग्राम बना के भी जवाब दिया जा सकता है, आप देख लो। अब सुनना, ये मैंने क्या बनाया, एम आर, ये था ए आर और ये है एम आर। अभी तुमने देखा था क्या ऐसे डायग्राम, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं दोनों, विच कर्व फॉल्स फास्टर, एम आर। अच्छा अब एम आर से आप क्या बता सकते हो, टी आर। अभी मैंने आपको बताया था एम आर किसके जैसा होता है, एम यू के जैसे, और एम आर किसके, टी आर किसके जैसा होता है, टी यू के जैसे। अभी तो बनाया था इनवर्स
अरे इन्वर्स यू शेप बनाया था ना, अरे आया ना तो बोल दो। अब आप देखो तो यहाँ पे एम आर जीरो है ना, टिक 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 टिक, तो ये टी आर कैसे बढ़ता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहाँ पहुंच जाता है, 2 बार होता है ना वैल्यू कांस्टेंट, फिर गिरता है। सही है। अब आप सुनना, बस सामने देखते रहो, बस हर बात अप्लाई होगी इस डायग्राम वाली। देखो जब इलास्टिसिटी होती है 1, ओ ये 1, तो एम आर क्या होता है, ये काले वाले रंग कौन सा है, एम आर, नीचे क्या बनाया मैंने, टी आर। तो वो पूरे जो देखो आप अप्लाई हो रहे हैं सारी बातें। अगर इलास्टिसिटी है 1, एम आर क्या होगा और टी आर क्या होगा। अगर इलास्टिसिटी है 1 से ज्यादा तो एम आर क्या होगा, पॉजिटिव। और दिमाग लगा लो ना, ये देखो एम आर जब पॉजिटिव है तो टी आर क्या कर रहा है, राइज। अरे यस और नो तो बोल दो। सही है, सारी चीजें है ना लाइन में। अच्छा अगर इलास्टिसिटी है 1 से कम तो एम आर क्या होगा, नेगेटिव। और एम आर जब नेगेटिव होगा तो टी आर क्या कर रहा होगा, ये देख लो आप। सही है कि नहीं है, अरे हाँ ना बोल दो। तो ये सारी बातें लागू होती हैं। आप ऐसे याद रखो, हमको तो 2 ही रिलेशन बता था, हमने तीसरा अपने आप निकाल लिया। समझ में आया कि सभी को, पक्का। जितना पढ़ा रहा हूं इसको साथ साथ खत्म करो। जिस दिन मेरा मार्केट खत्म हो तुम्हारा भी एक बार के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद जिस दिन मैक्रो स्टार्ट होगी ना, आपको माइक्रो के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक बात आपको फिर बता देता हूं, 10 तारीख तक जितना भी आपका इको में पेंडिंग है ना, अगर कुछ कोई चैप्टर पेंडिंग है, किसी के क्वेश्चंस पेंडिंग है, कोई टॉपिक पेंडिंग है, सब खत्म कर लो, क्योंकि 10 के बाद मौका नहीं मिलेगा 50 दिन। सही बता रहा हूं, 50 दिन एकदम रगड़ दूंगा भयंकर, 4 चैप्टर्स में बुरे तरीके से। मेरे को चाहिए नंबर 90 से ऊपर, उससे नीचे सोचते ही नहीं है अपन। तो याद रखिएगा 10 तारीख है, फुल दिन है, जो बचा है सब निपटा लो उससे पहले। उसके बाद मैक्रो ही मैक्रो कराऊंगा दमादम, ठीक है। चलो